सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अरविंद पांडे जी हैं, पत्रकार हैं और कई मुद्दों पर जिस तरह से हम उनके साथ चर्चा करते रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर पर उस पर अच्छी समझ, अच्छी पकड़ रखते हैं। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल चुनाव आते-आते किस तरफ जा रही है। अयोध्या एक तरह से केंद्र बनता जा रहा है सियासी सरगर्मियों का। असदुद्दीन ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी अयोध्या के ज़रिए उत्तर प्रदेश की रास्ते को पूरा करना चाह रहे हैं। लखनऊ की कुर्सी तक पहुँचने के लिए जतन कर रहे हैं। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी एक बड़ा चेहरा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे और कल जिस तरह से तिरंगा यात्रा है आम आदमी पार्टी की, उसको किस तरह से लेंगे। क्या अयोध्या पहुंचकर सियासी सरगर्मियों को तेज करना इस वक्त विपक्ष की मजबूरी बन गई है? देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि अयोध्या 2019 जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से ही सियासत के केंद्र में आ चुकी थी और वैसे भी रही है। मुद्दा हमेशा अयोध्या का जो है वो सियासी केंद्र में रहा है। लेकिन 2019 का जो फैसला था उसके बाद अयोध्या को लेकर एक नई रणनीति भाजपा की भी सामने आई और उसके साथ-साथ विपक्ष की भी, क्योंकि भाजपा इस बात को भुनाने में ज़ाहिर-सी बात है कहीं पीछे नहीं रहने वाली थी कि मंदिर उसकी बदौलत या उसके परिश्रम या उसके पुरुषार्थ की वजह से बनने जा रहा है। और विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा था कि अगर मंदिर भाजपा की बदौलत या भाजपा के संघर्षों का नतीजा है तो वो अपनी भूमिका या अपनी सियासत इस मंदिर को लेके कैसे करेंगे? ये सवाल था। अब बात आती है मनीष सिसोदिया की, जो इस बार अयोध्या में पहुंचे हैं। इसके पहले भी अगर आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में मनीष सिसोदिया जो है वो उत्तर प्रदेश में गए थे चैलेंज करने स्कूलों की हालत को लेकर, और उनके साथ वहां पर इंक भी फेंकी गई थी, उनको कुछ घंटे के लिए रोका भी गया था और उनके साथ सोमनाथ भारती के ऊपर, माफ करिएगा, इंक फेंकी गई थी। तो इस तरीके की जो सियासत थी, और उसी समय ये साफ था कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पैर फैलाने जा रही है। शुरुआत उन्होंने पंचायत चुनाव से की थी, जिसमें 40 लाख वोटों का दावा वो कर रहे हैं कि उन्हें 40 लाख वोट भी मिल चुके हैं इस पंचायत चुनाव में। और पंचायत चुनाव के बाद अब उनका अगला कदम जो था वो विधानसभा चुनाव का था, और उसी कड़ी में अब मनीष सिसोदिया अयोध्या इसलिए गए कि आपको भी पता है कि अयोध्या इस समय केंद्र में है सियासत के, और भाजपा खुद जो बेरोजगारी के मुद्दे पे घेरी जाती है, जो महंगाई के मुद्दे पे घेरी जाती है, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे घेरी जाती है, वो निश्चित रूप से अयोध्या को सुनाने में वो पीछे नहीं रहेगी। और बार बार वो अपने मतदाताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ देश को ये याद दिलाती है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें वोट करना ही करना होगा हमें। तो इसीलिए मनीष सिसोदिया ने अयोध्या से ये इस बार की जो विधानसभा चुनाव की मुहिम है उसकी शुरुआत की है, और सरकार को घेरने की एक कोशिश की है। साथ ही अपना एक राजनीतिक संदेश वो देना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले ट्वीट मैं देख रहा था, कहीं ट्वीट में था कि उन्होंने इस मंदिर जाने की बजाय, दर्शन करने की बजाय, उन्होंने स्कूल के दर्शन को प्राथमिकता देने की बात ट्वीट में की थी। लेकिन अब वो अपनी बात से ही एक कदम आगे बढ़ते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अब एक नई सियासी बहस को जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का दखल हुआ है और सभी सीटों पे वो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उधर शिवसेना ने भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कह चुकी है कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी भी कहती है कि बड़े दलों की बजाय हम छोटे दलों का रुख करेंगे। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, शिवसेना के उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ पाएगा बीजेपी पर, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ अगर वो गठबंधन में आती है तो किसी तरह की कोई हलचल देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत अधिक जनाधार उत्तर प्रदेश में शिवसेना का है, ऐसा मान के हम नहीं चल सकते। लेकिन फिर भी चुनाव है और चुनाव में अगर वो आते हैं तो कम से कम एक मैसेज तो जरूर जाएगा। देखिए, 3 चीज़ें इसमें आपके इस पूरी बातचीत में 3 सवाल हैं। पहला गठबंधन, दूसरा शिवसेना, और तीसरा जो राजनीतिक
परिदृश्य है या सिनेरियो है वो क्या होगा। सबसे पहले बात गठबंधन की करते हैं। गठबंधन का जो पैटर्न है, आपको अगर याद हो 2014 में जब भाजपा उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के लिए आई थी, तो सबसे पहले जो रणनीति बनाई गई थी पार्टी की तरफ से वो यही थी कि उन्होंने छोटे-छोटे दलों को जो 7 से 8% या 10% तक तकरीबन वोट शेयर करते थे, सबसे पहले उनको टारगेट किया गया, उनको अपने साथ जोड़ा गया, ताकि वो जो है किसी भी तरीके से भाजपा की जीत में रोड़ा न बने। 2017 में भी वही पैटर्न अपनाया गया, नतीजा आपके सामने है कि 2014 में प्रचंड सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, 80 में से 71 सीटें उनको मिल गई भाजपा को। दोबारा 2017 के चुनाव हुए, 312 सीटें मिल गई और 40% वोट शेयर भी हुआ। ये जो गणित थी, ये गणित विपक्ष को समझ में आ गई। 2019 में जब चुनाव हुए, उस समय समझ में आ गई कि अब अगर उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को देखे बिना हम चुनाव में उतरते हैं या चुनाव में जाते हैं, तो उसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, या कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई और विपक्ष का दल, सबका फोकस ये है कि छोटे-छोटे दल जो 8%, 10% या 20-25 हजार वोट की सेंधमारी कर देते हैं चुनाव के दौरान, उनको अपने साथ जोड़ लिया जाए, ताकि ये खतरा कम हो कि पार्टी का कैंडिडेट 20,000, 15,000 या 10,000 के मार्जिन से कहीं हार रहा है। तो गठबंधन की जो गणित है वो तकरीबन तकरीबन यही है सबके दिमाग में, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर आप कांग्रेस के साथ किसी और दूसरे दल का नाम ले लीजिए। अब बात आती है शिवसेना की। शिवसेना जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में है, ऐसा नहीं है कि पार्टी यहाँ है नहीं, लेकिन संगठन के तौर पे शिवसेना की सक्रियता बहुत सीमित है। सीमित सिर्फ हिंदू मसलों पे थी, क्योंकि तब वो बीजेपी के साथ थी और बीजेपी यहाँ बड़ी पार्टी के रूप में रही है, इसलिए शिवसेना को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, सिवाय इसके कि वो वैलेंटाइन डे का विरोध करे या फिर तमाम जो हिंदू मामले थे उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करे। अब बात आती है कि शिवसेना आ रही है तो फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2022 का होने जा रहा है वो कई मामलों में बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ शिवसेना आ रही है, दूसरी तरफ ओवैसी भी अब इस बार अपनी किस्मत हालांकि आजमाई उन्होंने पिछली बार भी थी, लेकिन कोई खास उनको उसका फायदा नहीं मिला था। इस बार वो पूरे दमखम के साथ आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि पड़ोस में यानी बिहार में उन्होंने उसके अच्छे रिजल्ट देखे। तो उनको ये उम्मीद है, उनको ये भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो कहीं न कहीं, या मुसलमान है, वो उनके पक्ष में खड़ा हो सकता है। बिहार की जीत का इम्पैक्ट वो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने जा रहे हैं। शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना अब भाजपा से अलग हो चुकी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और महाराष्ट्र में उनकी सरकार चल रही है। अब उनको लगता है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में रोजगार, उत्तर प्रदेश में जो कोविड के दौरान सवाल उठे सरकार पे वो, और उसके साथ महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनकी सहयोगी महाराष्ट्र में है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ही गठबंधन बनाकर कम से कम 100 सीटों में से अगर वो 10 सीटें भी अपने नाम कर लें, हिंदूवादी संगठन के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, इसमें भी कोई इनकार नहीं। और वो हिंदू सेंटिमेंट को भुनाने के लिए या हिंदू कार्ड खेलकर खुद 10 सीटों का अगर खेल करते हैं, उधर कांग्रेस भी, जैसा खबरें हैं पिछले दिनों से, कि 403 की बजाय उसका भी फोकस लिमिटेड सीटों को लेकर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सारी पार्टियां जिनका टारगेट 100 सीट है या 150 सीट है या 200 सीट है, अगर वो 20 सीट या 10 सीट भी जोड़ने में कामयाब होती हैं, तो आने वाली स्थिति में होगा क्या कि बीजेपी को बहुमत से रोक सकती हैं। और बहुमत से रोकने की स्थिति में अगर कोई ऐसी संभावना बनी कि विपक्ष की सरकार बन सकती है, तो ये पार्टियां एक साथ हो जाएंगी सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जिसने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन के ज़रिए शुरुआत की और एक तरह से जो पिछली बार सोशल इंजीनियरिंग का फ़ॉर्मूला था बहुजन समाज पार्टी का, उस पर दोबारा लौटने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या को केंद्र में रखा गया। ऐसे हालात में
बहुजन समाज पार्टी कहाँ दिख रही है आपको? और समाजवादी पार्टी जो अब उसमें मुलायम सिंह यादव भी अब कुछ एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और अखिलेश यादव लगातार अब यात्राओं के ज़रिए दिखने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ भी कुछ सुलह की संकेत मिलते दिख रहे हैं। ये दोनों पार्टी आप कहाँ दिख रही हैं? देखिए, अगर इन दोनों पार्टी समाजवादी पार्टी की बात आप करेंगे तो समाजवादी पार्टी आपको भी पता है उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। और बसपा की बात की जाए तो बसपा तीसरे नंबर की पार्टी है। बसपा ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था समाजवादी पार्टी के मुकाबले। ये रिजल्ट में साफ था। गठबंधन था दोनों का, लेकिन गठबंधन का जो परिणाम था वो शायद बसपा के लिए ज्यादा सुखद था सपा के मुकाबले। तो ऐसा नहीं है कि बसपा को हम कहीं कमतर मान सकते हैं या हम उसके जो एक्टिविटी है या उसकी सक्रियता को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जब पहली बार अपनाया गया था तो बसपा सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद ही उसी फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश की गई और वो सत्ता से बाहर हो गई। अब सवाल उठता है कि इतने लंबे गैप के बाद सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर अगर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है तो सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होगा कि फिर उस वोट बैंक का क्या होगा जिसके बदौलत बीएसपी की पहचान, बहुजन समाज के वोट की बात फिर कहाँ जाएगी। ये सवाल बीएसपी से हमेशा होगा। और अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया पे तमाम यूजर बीएसपी के अपने जानने वाले या बीएसपी को बहुत करीब से देखने वाले, वो सब सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणों की तरफ फोकस शिफ्ट हुआ है सोशल इंजीनियरिंग के तहत, लेकिन सवाल उस बहुजन समाज का है जिसकी अगुवाई बीएसपी करती रही है। तो एक ये सवाल बीएसपी के सामने अभी भी है, भले ही वो ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है या ब्राह्मणों के नाम पर पार्टी के नंबर 2 सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया गया है। अब तो उनकी पत्नी भी मैदान में है। लेकिन जो सवाल बहुजन समाज का है उसका जवाब तो पार्टी को देना ही देना होगा। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह सक्रिय हैं, लेकिन मुलायम सिंह की उम्र इतनी हो चुकी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह किस हद तक पार्टी के लिए मददगार होंगे कि अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी उनकी सेहत को लेकर अप एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी तो ये माना जाए कि अभी वो एकदम पार्टी में पुराने भूमिका में होंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बात आती है शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव लगातार कहते रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ विलय करने को तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनको समय नहीं दे रहे। एक चैनल में भी बैठे हुए अखिलेश यादव ने इस बात को कहा था कि ऐसा नहीं है, हम सबको सम्मान देंगे और सबको, अभी चुनाव में समय है, जब जरूरत होगी तो हम सबको साथ लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये है कि विलय की बात को उन्होंने जरूर खारिज किया था या किनारे कर दिया था, लेकिन ये है कि वो शिवपाल यादव के बिना इस चुनाव को नहीं देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस चर्चा को देख रहे हैं, सुने, और वो भी अपनी राय इस चर्चा के बारे में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और महत्वपूर्ण चर्चा आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया अरविंद जी सनराइज न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।